Let's begin with the first chapter of organic chemistry and organic is all about reactions। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कोई भी रिएक्शन याद रखने लायक नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर टेक्निक्स कंसेप्ट हो सकते हैं ऑर्गेनिक से एसोसिएट सिर्फ उनको डिस्कस किया गया है। एंड इन फर्स्ट दो पैराग्राफ्स में आपको या तो ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हम पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ मिलेगी आपको पी ब्लॉक से रिलेटेड पिछला चैप्टर जो है उससे रिलेटेड, और या तो इसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि दोनों ही केसेस में एग्जाम में आने लायक इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल लूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। क्या इनऑर्गेनिक नहीं होते क्या? इनऑर्गेनिक का मैं एग्जांपल लूँ अगर NaCl का, तो NaCl अगर हम ना लें, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी डाइट में, तो सोडियम नहीं आ पाएगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और सोडियम पोटेशियम पंप फिर अफेक्ट हो जाएगा, तब भी तो थ्रेट हो जाएगा या लाइफ से। तो इनऑर्गेनिक आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग लाइफ। ये ऑर्गेनिक के लिए यूनिक पॉइंट नहीं है, इसलिए ये पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे इन लाइंस को, ऐसी इंफॉर्मेशन को मैं अवॉइड करता हूँ यूजुअली हाईलाइट करना। इस चैप्टर के लिए यूनिक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलनी स्टार्ट होती है हमें। Chemists began to distinguish between organic compounds obtained from plants and animals and inorganic compounds prepared from mineral sources। तो पहले ये माना जाता था केमिस्ट के द्वारा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो लिविंग बींग से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स या फिर एनिमल्स, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनको धरती से खोद के निकाला जाता है फ्रॉम मिनरल सोर्सेज, यानी नॉन लिविंग सोर्सेज से, सोइल वगैरह से। Berzelius proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compounds। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो, इसलिए बर्जीलस इस साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया कि एक वाइटल फोर्स होती है जो कि एक इंसान को या किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है। एंड क्योंकि लिविंग होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही वजह से, तो इनकी फॉर्मेशन में ये वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ऐसा बर्जीलस ने प्रपोज किया था। ये प्रपोजिशन आगे हम देखेंगे कि वैलिड नहीं रहा, इसको रिजेक्ट कर दिया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि थ्योरी का पार्ट है, तो पूछा जा सकता है आपसे। देखिए बर्जीलस, ये जो वर्ड है इसमें UI आता है और वाइटल में आता है VI, बोथ ऑफ दी साउंड सिमिलर। तो बर्जीलस ने वाइटल फोर्स का ये कंसेप्ट दिया था, ये जरूर पता होना चाहिए आपको। However, this notion was rejected when Wohler synthesized an organic compound urea from inorganic compound ammonium cyanate। मतलब ये जो ऊपर के दोनों assumptions थे कि ऑर्गेनिक लिविंग से मिलता है, इनऑर्गेनिक सॉइल से यानी नॉन लिविंग से निकाला जाता है, ये रिजेक्ट कर दिया वोलर ने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना के, यानी इन दोनों में कोई डिस्टिंग्विशन नहीं है, इंटरकन्वर्जन किया जा सकता है। सबसे पहले ये वोलर ने बताया था, और किस कंपाउंड के साथ बताया था ये जरूर याद रखना आपको। आगे भी कुछ कंपाउंड के साथ साइंटिस्ट एसोसिएटेड हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वोलर के एंड में आता है ER, और यूरिया में भी E और R एक साथ आते हैं। एसिटिक एसिड सिंथेसाइज किया था कोल्बे ने। ये नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हाइड्रोकार्बन्स में कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, ये हम देखेंगे। वहां पे एसिटिक एसिड यूज किया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है उस मेथड में। तो कोल्बे से एसोसिएटेड है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड वहां पे इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड दिया गया, तो वहां से याद हो जाएगा आपको ये। मीथेन का सिंथेसिस किया था बर्देलोट ने, इसको ऐसे याद रखिए, THA आ रहा है मीथेन में और THE आता है बर्दलोट में, तो इस ये दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, तो इससे याद हो जाएगा कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था। इसके रिलेटेड आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये इस यहाँ से याद होता है इसकी फॉर्मूला से, CONH2, ये अमाइड ग्रुप्स का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है, ये हम आगे देखेंगे। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इससे याद रखिए कि ये यूरिया ऑर्गेनिक होता है। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिकॉज इसकी स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती है। जैसे मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया था NaCl,
Na प्लस और Cl माइनस, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूजुअली, नॉर्मली, जनरली। तो यहाँ भी NH4 प्लस है और CNO माइनस है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। एंड इसी से यूरिया की फॉर्मेशन होगी, ये भी इसके स्ट्रक्चर से देखा जा सकता है। NH4N, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लें तो N2H4 बन जाएगा। इससे दो हिस्सों में तोड़ दें, NH2 NH2, और बीच में बच जाएगा CO। यही स्ट्रक्चर होती है यूरिया की, NH2CO NH2। नेक्स्ट इज शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। यहाँ पे बताया गया है आपको फॉर्मेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, इथीन एंड इथाइन आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ sp3, sp3 एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बाय कार्बन एटम्स इन दीज रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये चीज डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में हम, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर यहाँ पे मेंशन भी होगा, यूनिट 4। तो वहाँ पे डिस्कस किया जा चुका है कि हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री या फिर शेप से रिलेटेड होती हैं मॉलिक्यूल्स की। sp hybrid orbital contains more s character and it is closer to the nucleus and forms shorter and stronger bonds than sp3 hybrid orbital। सो एस करेक्टर की परसेंटेज इन ऑर्बिटल्स को देख के बताई जा सकती है। जैसे sp में होगी 50%, sp2 में होगी 33% एंड sp3 में होगी 25%। ये चीज़ केमिकल बॉन्डिंग में भी देखी थी हमने। सो sp में डेफिनेटली 50% सबसे मैक्सिमम है एस करेक्टर। सो इसमें क्लोजर टू द न्यूक्लियस होगा ये ऑर्बिटल। ये हमें पता है, दो चैप्टर से रेफरेंस लिया जा सकता है इसके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से भी। एस ऑर्बिटल का पेनेट्रेशन इनटू द न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा होता है एंड एन ऑर्बिटल इन एस इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल स्पेंड्स मोर टाइम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। दोनों ही चैप्टर से ये क्लियर होता है दैट एस करेक्टर ज़्यादा है अगर ऑर्बिटल का तो क्लोजर होगा न्यूक्लियस के वो। एंड क्योंकि क्लोज है न्यूक्लियस के तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में स्ट्रेंथ, उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और स्ट्रोंगर बॉन्ड बनेंगे। ये भी केमिकल बॉन्डिंग से सीखते हैं हम। अट्रैक्टिव फोर्सेस जब रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा होती हैं तभी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो पाती है। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी क्लोजर टू द न्यूक्लियस होने के कारण, तो स्ट्रोंगर बॉन्ड बनेंगे। एंड बॉन्ड अगर स्ट्रोंग है तो उसकी लेंथ छोटी होगी, इट वुड बी शॉर्टर बिकॉज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ, दीज आर इनवर्सली रिलेटेड देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसलिए sp में s करेक्टर ज़्यादा ही होने से sp3 से स्ट्रोंगर बॉन्ड बनेंगे। sp2 इज इंटरमीडिएट इन s करेक्टर एंड हैंस लेंथ एंड एंथैल्पी में भी ये इंटरमीडिएट होता है बिटवीन sp एंड sp3। और जाहिर सी बात है एस करेक्टर की वजह से ये दोनों चीज़ें इफेक्ट हो रही थी। अगर इनमें इंटरमीडिएट है तो लेंथ और एंथैल्पी में भी होगा। ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होती हैं, हमने अभी डिस्कस करा। ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, दिस वी नो फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा तो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा नज़दीक है उतना ज़्यादा उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुई ना, इसलिए ज़्यादा एस कैरेक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। Thus, a carbon atom having an sp hybrid orbital with 50% s character is more electronegative than that possessing sp2 और sp3 hybrid orbitals। तो ये सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, sp, sp2, sp3, sp की मैक्सिमम होती है, sp3 के लीस्ट। ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे। सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो रिएक्टिव सेंटर जो होता है जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं जिन कंपाउंड्स में, वो पाई बॉन्ड ही होता है। ये हम केमिकल बॉन्डिंग से भी जानते हैं क्योंकि वीक होता है, इसको तोड़ना आसान होता है। In a pi bond formation, parallel orientation of the two orbitals adjacent atoms की necessary होती है for a proper side wise overlap। अगेन ये चीज़ आती है केमिकल बॉन्डिंग में, साइड वाइज ओवरलैप से ही बनता है पी ऑर्बिटल्स, और प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए दोनों पी ऑर्बिटल्स, तभी इफेक्टिव ओवरलैप हो पाएगा। अगर आगे पीछे हुए वो तो इतना भी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप नहीं हो पाएगा जो कि रिक्वायर्ड होता है एक प्रॉपर बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। CH2 इथीन मॉलिक्यूल में ऑल द एटम्स मस्ट बी इन द सेम प्लेन, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें।
and double bond signifies sp2 hybridization, which again so planar. The p orbitals are mutually parallel and both p orbitals are perpendicular to the plane of the molecule. सो अगर मोलिक्यूलर प्लेन एक्स वाई है तो जेड में होगा हमारा पी ऑर्बिटल्स एंड दीज टू विल बी म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर, वी हैव जस्ट सीन इट. Rotation of one CH2 fragment with respect to the other interferes with the maximum overlap of p orbitals and therefore such rotation about CC double bond is restricted. तो अभी हमने देखा था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जब तक एक ऑप्टिमम लेवल उसका होता है तभी तक ये बॉन्ड टिक पाता है पाई बॉन्ड. अगर आप एक CH2 को जो फ्रेगमेंट है उसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो जो वो p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल थे ना वो पैरेलल नहीं हो पाएंगे, इधर इधर हो जाएंगे, जो कि मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था. इसलिए ही वो पॉइंट पीछे डिस्कस किया गया, आपको पहले सीन बताया गया, ये पैरेलल होने चाहिए आमने सामने बिल्कुल. तो रोटेट करेंगे एक फ्रेगमेंट को तो आमने सामने नहीं रह पाएंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगा और पाई बॉन्ड टूट जाएगा. तो इस पाई बॉन्ड को बने ही रहने के लिए ऐसा होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो CH2 फ्रेगमेंट है इसके घूमने पर, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन अराउंड CC डबल बॉन्ड. तो इसीलिए होती है स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड के लिए ये. The electron charge cloud of the pi bond is located above and below the plane of the bonding atoms. This results in the electrons being easily available to the attacking reagents. तो अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड के केस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, तो एटम से एग्जैक्टली बीच में होता है और जो भी अटैकिंग रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है उसके लिए हिंड्रेंस की तरह एक्ट करते हैं वो एटम्स. लेकिन ऐसा नहीं होता पाई बॉन्ड केस में, मॉलिक्यूलर प्लेन के अबोव एंड बिलो होता है तो इजीली उसको इलेक्ट्रॉन्स वहां से विड्रॉ कर लिया जा सकता है. इसलिए रिएक्टिव सेंटर, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं इसमें, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनको, पाई बॉन्ड्स को, इनके इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड को, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्टली बताई नहीं जा सकती अकॉर्डिंग टू हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड बोला जाता है कि इस स्पेस में कहीं इलेक्ट्रॉन होगा. In general, pi bonds provide the most reactive centers in molecules containing multiple bonds. यही लाइन 2-3 बार मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. जहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे वहाँ पे रिएक्शन जहाँ पे होनी होगी पाई बॉन्ड्स होंगे, ना कि सिग्मा बॉन्ड्स. टूटेगा वही क्योंकि वीक होता है वो. फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताने हैं इन मॉलिक्यूल्स में कितने प्रेजेंट हैं और किस टाइप के प्रेजेंट हैं, यानी किस किस एटम्स के बीच में, ये भी डिस्कस करना है. इन द ए पार्ट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दीज आर 4. पहले तो यही है ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड, तो एक तो ये हुआ. फिर ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन CH से जुड़ रहा है, दूसरा ये CH जुड़ रहा है दूसरे CH से, तीसरा ये, और चौथा CH जुड़ रहा है CH3 से. तो 4 हो गए सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के बीच में. कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे 6 हैं, CH3 के 3, C जुड़ा है H से, ये चौथा, फिर CH पांचवा और छठा अगेन CH. पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड की फॉर्म में है वो एक है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में. और पाई बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में 2 हैं, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा, तो एक ही ट्रिपल बॉन्ड है इस कंपाउंड में क्योंकि, तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में 2 पाई बॉन्ड होंगे. ये था पहला पार्ट. और दूसरे पार्ट में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में सिग्मा बॉन्ड्स आपको मिल जाएंगे 3. इसमें CH2 C से कंबाइन कर रहा है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा. CH से कंबाइन कर रहा है, इसमें अगेन एक सिग्मा बॉन्ड होगा. और CH3 से जुड़ रहा है CC बॉन्ड, ये एक तीसरा मिल गया, तो 3 हो गए CC. CH सिग्मा बॉन्ड्स हैं 6 यहाँ पे, अगेन CH2 के हो गए 2, एक CH का 3 और 3 CH3 के, तो 6 हो गए CH वाले. और पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 मिल जाएंगे आपको C डबल बॉन्ड C की फॉर्म में, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं हमें, एक C का CH से और एक C का CH2 से. सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था एंड सिर्फ इतना ही बताना था इसमें टाइप ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है. यहाँ पे कंसेप्ट काम आएंगे केमिकल बॉन्डिंग के. सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का डबल है तो sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन. इन द फर्स्ट एग्जांपल CH3Cl सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी.
दूसरा है CH3COCH3, एसीटोन बोलते हैं इस मॉलिक्यूल को, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये आएगा। एंड यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन मिलता है, तो पहला तो CH3 है, उससे 3 जुड़े हुए हाइड्रोजन, एक और जुड़ा हुआ है कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज। दूसरा होगा sp2, एंड तीसरा जो अगेन कार्बन है CH3 जुड़ा, वो अगेन sp3 होगा, तो sp3 और sp2 ही है। सिर्फ टाइप्स आपको बताने हैं, एक एक कार्बन के में नहीं बताना। पहले में सिर्फ कार्बन के पास एक ही कार्बन है तो एक ही टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे दो हैं तो दो टाइप की मिलेगी। तीसरे है CH3CN, इसमें sp3 मिल जाएगी और sp मिलेगी, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन भी है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है यानी, तो sp3 है और sp मिल जाएगी इसमें। डी वाले ऑप्शन के अंदर C डबल बॉन्ड O आपको मिल जाएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड ग्रुप होता है, तो डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें, सिर्फ एक ही कार्बन है। E वाले पार्ट में, लास्ट पार्ट में CH3 है, C से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड से, यानी सभी सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पहले में। फिर C डबल बॉन्ड C है, यानी दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और आगे C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब यहाँ पे 4 कार्बन है और चारों का हाइब्रिडाइजेशन बता दिया गया है, sp2 रिपीट कर दिया गया है, लेकिन बी जो क्वेश्चन दिया हुआ था बी पार्ट, उसमें sp3 sp2 फिर sp3 आ रहा था, उसमें तीनों का नहीं बताया, तो ये एक नाइंसाफी कर दी है एनसीईआरटी ने, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है तो इग्नोर किया जा सकता है इसको। थर्ड एग्जाम्पल, स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हाइब्रिडाइजेशन से शेप हमें मिल ही जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना मेन पार्ट है। ए पार्ट के अंदर C डबल बॉन्ड O है, यानी डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, बेसिकली ये HC डबल बॉन्ड H है, HCHO, यानी फॉर्मेल्डिहाइड है ये कंपाउंड, ये भी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा। तो डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2 एंड शेप वुड बी प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर आप बोल सकते हैं। दूसरे पार्ट में, बी पार्ट में सारे सिंगल बॉन्ड हैं कार्बन के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और टेट्राहेड्रल शेप। और तीसरे में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन और शेप वुड बी लीनियर। तो देख रहे हैं आप कितने सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के, तो जिसने थॉरली केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन सभी कंसेप्ट को समझने में।